Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are safe at your place and enjoying my videos. And one thing I would like to say that sorry guys, मैंने कहा था मैं BSc की videos upload करूंगी जल्दी, but due to some issues मैं नहीं कर पाई और but I'll try my best to upload it tomorrow or so. एंड जैसे आपको ऑल्टरनेट डेज पे +1 +2 की रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आई प्रॉमिस डेली उनके साथ एक वीडियो बैचलर स्ट्रीम की जरूर होगी. एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज होल ऑफ द केमिस्ट्री विद ऑल ऑफ माई वीडियोज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड. और इन सभी वीडियोज की हेल्प से यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स or rather any other exam, whether it is HTET, CTET, anyone, right? So keep watching my videos, keep unrolling the mystery of chemistry with myself, Lorica, at my channel, Chemophilic Lorica. So thank you. Let's move to the lecture now. Hello students. Last lecture में हमने solid state में calculation of density से related कुछ numericals किए थे और मैंने आपको कुछ numericals दिए भी थे. तो पहले वो numericals discuss कर लेते हैं. सबसे पहला question था The edge length of a unit cell of a metal having molecular mass 75 gram per mole is 5 angstrom, which crystallizes in a cubic lattice. अब उसकी density दी हुई है 2 gram per centimeter cube. Find the radius of metal atom. ठीक है, आपको A की वैल्यू दी हुई है यानी edge length, molecular mass दिया हुआ है, density दी हुई है, आपको यहाँ पे radius of metal atom निकालना है. मतलब पहले आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तभी आप निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ z आपको कहीं भी ऐसे मेंशन नहीं है, राइट? सो कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला था आपका डेंसिटी का z इंटू एम, न्यूमरेटर में a क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर. तो z आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है. ठीक है, तो बाकी सबको हम एक साइड ले जाते हैं. तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला? z इज इक्वल टू रो यानी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब इस पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो करते हैं इसको कैलकुलेट. रो की वैल्यू आपको दी हुई है 2 यानी कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसके अलावा 5 आंगस्ट्रम दिया हुआ है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी आपको सेंटीमीटर में लेना होगा, तो 10⁻⁻8 आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब. ठीक है, यहां मैंने यूनिट लिख दी, यहां पे भी आप लिख सकते हो, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है. ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था यूनिट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. यूनिट्स लिखने का बेनिफिट ये होता है आपको क्लियर हो जाता है सारी यूनिट्स कौन कौन सी कैंसिल आउट हो गई हैं, कौन सी रह गई, राइट? तो रो की वैल्यू हो गई, उसके बाद a क्यूब की वैल्यू हो गई, देन एवोगाड्रो नंबर, इसके लिए हम लिखते हैं पर मोल क्योंकि ये पर मोल आपकी वैल्यू होती है. ठीक है, और डिवाइड में 75 ग्राम पर मोल. ठीक, ये आप जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 यानी कि z की वैल्यू आपकी 2 आ गई. तो डेफिनेटली आपको इससे पता चल गया है कौन सा लैटिस है, बीसीसी लैटिस, राइट? सो इट इज बीसीसी लैटिस. अब आपको याद हो आपने रिलेशंस किए थे आर डी ए के रिगार्डिंग, राइट? तो रेडियस का जो आपका फॉर्मूला था बीसीसी लैटिस के लिए वो लिखते हैं. फॉर बीसीसी लैटिस आर की वैल्यू आपकी क्या थी? √3/4a. ठीक है, अब यानी आपको यहां से जस्ट a की वैल्यू पुट करनी है 5 आंगस्ट्रम, वैल्यू आ जाएगी 2.165 आंगस्ट्रम. ठीक है, इसमें हमें और किसी चीज का वैल्यू नहीं पुट करनी थी, हमें जस्ट पता लगाना था कि हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए. उसके लिए पहले हमने z कैलकुलेट किया है. ठीक है, हो सकता था z यहाँ पे अगर आपका 4 आता, किसी और क्वेश्चन में आपको इस तरह से 4 आएगा तो आपका एफसीसी लैटिस होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चेंज करके कैलकुलेट कर लोगे, राइट? तो जस्ट क्वेश्चन की फॉर्म को मॉडिफाई किया हुआ है. Next question. An element has BCC structure with cell edge of 288 picometer. ठीक है, density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of element? ये लास्ट वाली जो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक तरह से पुट अप कर दिया है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम में. ठीक है, तो इसमें भी जस्ट फॉर्म चेंज की हुई है. कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले क्या है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो क्या आ जाएगा? फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर z की वैल्यू हमारी क्या होती है? 2, राइट? अब उसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, रो गिवन है. ठीक है, तो हमें यानी कैलकुलेट क्या करना है? m मॉलिक्यूलर मास. तो फॉर्मूला लिखते हैं, यही लिख देती हूँ, रो इक्वल टू z इंटू एम डिवाइड बाय a क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर. ठीक है,
इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। रो की वैल्यू आपकी 7.2, ठीक है, इज इक्वल टू जेड की वैल्यू ट्वाइस मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। ए की वैल्यू आपको 288 पिकोमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे आप। 288 इंटू 10⁻⁻10। कि बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बच्चे अक्सर 288 खाली है तो 288 ले लेते हैं या 288 इंटू 10⁻12 कर देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं एग्जाम में, बट जस्ट कैलकुलेशंस की गलती के कारण बहुत बार बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। सेंटीमीटर में मैक्सिमम केसेस में लिया जाता है। अच्छा, ए क्यूब ले लिया, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से आप m कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 51.8 ग्राम पर मोल, राइट। तो मोल कंसेप्ट अब अगर आप यहां पे लगाएंगे, 51.8 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 208 ग्राम में कितने होंगे, दैट्स इट। यही तो पूछा था उसने, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता लग गया तो आप मोल कॉन्सेप्ट वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का आपको लिंक ऊपर नजर आ रहा होगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बेसिक है। मोल कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस देती हूँ कि ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। सो 51.8 ग्राम, ये शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, विल हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, राइट, क्योंकि ये आपका मॉलिक्यूलर मास था 51.8 ग्राम। पूछा कितने में है, 208 ग्राम में। कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको सिंपली, एवोगैड्रो नंबर ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 51.8 इंटू 208, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in an FCC unit cell, okay, with cell edge of, इतना आपको दिया हुआ है 3.608 into 10⁻⁻8 centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have a density of this much, 8.92 gram per centimeter cube. Calculate atomic mass of copper. अब वैसे ऑलरेडी आपको पता है एटॉमिक मास कॉपर का, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आपको ये आंसर, आपका आंसर सही आया या नहीं आया, राइट। तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम, अगेन डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको एम कैलकुलेट करना है, रो इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय जेड। वैल्यू पुट कर दे रही हूं मैं, यहां पे आपका लैटिस कौन सा दिया, एफसीसी, तो जेड इज इक्वल टू 4 है। तो एम की वैल्यू 8.92, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो की वैल्यू रखी मैंने, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3.608 इंटू 10⁻⁻8। यहां आप कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही वैल्यू दी हुई है। देन एवोगैड्रो नंबर एंड देन जेड की वैल्यू 4। ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका मास आ जाता है 63.1 ग्राम पर मोल। एंड डेफिनेटली कॉपर का मास इतना ही होता है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास सॉरी, 63.1 ग्राम पर मोल। तो जस्ट इन क्वेश्चंस में सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूनिट्स का ध्यान देना है, कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है, अदरवाइज बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और ऐसा कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आपको इसका कितना आ गया मास, एटॉमिक मास 63.1 ग्राम पर मोल। तो आई होप ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने अब आ गए होंगे, क्योंकि डेंसिटी वाले क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में पूछे ही जाते हैं, चाहे थोड़ा मॉडिफाई करके जेड की वैल्यू पूछी जाती है, कई बार एटॉमिक मास पूछा जाता है, राइट, कई बार डायरेक्टली डेंसिटी पूछी जाती है, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली ये कहा जाता है कि कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। आपको वैल्यू पता है नो डाउट एवोगैड्रो नंबर की, बट कैलकुलेट करना आना चाहिए। बच्चों का एवोगैड्रो नंबर भी करेक्ट नहीं आता है, ठीक है। आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो कैलकुलेट करके अगर ये आंसर नहीं आ रहा है, इट मीन्स आंसर आपका रॉन्ग है। सो आई होप ये न्यूमेरिकल्स, ये टॉपिक आपको बेटर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द क्रिस्टल। अब आपने पढ़ लिया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये भी पता चल गया कि सीसीपी स्ट्रक्चर में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स या स्फीयर्स, एनायंस, जो भी तीनों में से हम दोनों ही कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर एन लेट किया है
तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n ही होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल। जितने स्फीयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं टिल नाउ। फॉर एग्जांपल एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, क्योंकि जो 8 कॉर्नर्स है वहां से 1 वैल्यू आ रही है और जो 6 वाला है 6 इंटू 1/2 तो 3, 1 + 3 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ये भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको वीडियो में लिंक ऊपर नजर आ रहा होगा। ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो टोटल आपके इसके अकॉर्डिंग अगर 4 एटम्स हैं पर यूनिट सेल, यानी कि n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 बता रहे हैं, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ना, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल यानी कि 8। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की एक्चुअल लोकेशन क्या होती है, वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका एक तो हमेशा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, एक अकेला ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 12 एज सेंटर पे हैं। ठीक है, जो आपकी 12 एजेस होती है क्यूब की उसके सेंटर पे। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, उसमें आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहां कहां है। अब आपको पता है बॉडी सेंटर वाला तो कहीं शेयरिंग में नहीं जा रहा, लेकिन एज सेंटर वाला नेचुरली शेयरिंग में जाएगा। कितने में शेयर होगा 4 यूनिट सेल्स में, क्योंकि वो एज पे है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअल में सीसीपी स्ट्रक्चर में कितने होंगे 1, जो कि आपका बॉडी सेंटर पे है, प्लस 12 इंटू 1/4, जो कि कंट्रीब्यूशन आपकी जब 1/4 है तो यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 3। सो एक्चुअल में आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सीसीपी स्ट्रक्चर में कितने हुए 4। अभी आपने ऊपर देखा ना 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब देखते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली आपका अगर आप समझना चाहो तो कॉर्नर्स पे आपके 8 स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, और वो हर स्फीयर आपका आसपास के 3 स्फीयर को टच कर रहा होता है। आसपास के कौन से 3 स्फीयर, जो फेस सेंटर पे होते हैं। ठीक है, आपको मैं अभी फिगर में दिखाती हूं। ये देखिए फिगर में पहले हम चेक कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको सेंटर में नजर आ रहा है क्यूब के बिल्कुल। ठीक है, और एक आपको नजर आ रहा है एज सेंटर पे। ठीक है, एज सेंटर वाला आपका 4 में शेयर होगा नेचुरली। तो इस तरह से आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 टाइप के हो गए, एक एग्जैक्टली बॉडी सेंटर में यानी क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके 12 एज सेंटर पे। ठीक है, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। इन्हीं में आपको फिगर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर आप देख सकते हो, पहले भी आपने एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि 8 एटम्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस 6 आपके फेस सेंटर पे। एफसीसी आपके लैटिस में ऐसा होता है। तो जो कॉर्नर वाला एटम है वो 3 फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हर एक आपका स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। राइट, ये आप फिगर में देख सकते होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी डायगोनल पे, ठीक है, हर एक जितने भी आपके बॉडी डायगोनल है क्यूब के, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। ठीक है, टोटल तो आपके यानी 4 इंटू 2 8 आपके क्या हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बने। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके 4 हो गए एफसीसी यूनिट सेल में, और 8 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जो 8 आपका जो बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, ये 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ईच एंड। नेचुरली आपका एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स बन रहे हैं, वो 1/4 डिस्टेंस पे ही होंगे, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम फेस सेंटर वाले एटम को टच करते हुए ये वॉइड बना रहा होता है। ठीक, तो फिगर देख के आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बट अदरवाइज आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा बॉडी सेंटर में होता है और एज सेंटर पे। ठीक है, एज सेंटर वाला शेयरिंग में जाएगा, इसलिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए। ये मैं आपको एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर के लिए बता रही हूँ। एचसीपी में आपका डिफरेंट होगा थोड़ा, क्योंकि वो वहां पे आपका हेक्सागन आ गया, वहां उसका भी बताऊंगी कि आपको कैसा होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड आपका एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर में कितना हो गए 8 आपके कैसे हो गए वो भी मैंने क्लियर कर दिया। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स बन रहे हैं, तो 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज बैकिंग में कितने वॉइड्स होंगे। तो सीसीपी एफसीसी में आपके हो गए 8 + 4 टोटल 12
वर्ड्स, ठीक है। HCP में अगर आप इमेजिन करें एक हेक्सागन बॉक्स जैसा, तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे वहां पे क्यूब का बॉडी डायगोनल था, हेक्सागन के अंदर भी बॉडी डायगोनल्स होंगे। तो ऊपर की जो 6 कॉर्नर्स हैं और जो नीचे के 6 कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर ऊपर वाला नीचे अगर डायगोनली आप इस तरह से एक्सटेंड करोगे, अपोजिट साइड वाले एटम को टच करेगा तो एक डायगोनल बना। ऐसे ही 6 पॉइंट से 6 बॉडी डायगोनल्स बनेंगे, तो 6 इंटू 2 12। तो इस तरह से यहाँ पे 12 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बने, क्योंकि लोकेशन तो सेम ही है कि बॉडी डायगोनल पे, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से 12 आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गए, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स उसके हाफ होते हैं, 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, यानी कि 18 टोटल। तो आई होप आपको इन वर्ड्स की लोकेशन क्लियर हो गई होगी कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोटल कितने नंबर हैं इन वर्ड्स के, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट, ठीक है। अब इम्परफेक्शन और डिफेक्ट है क्या चीज, कैसे अराइज होता है? जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, अब अगर वो या तो बहुत तेजी से किया जाए या मॉडरेट रेट पे भी, तो भी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, एक परफेक्ट ऑर्डर में, परफेक्ट मैनर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक परफेक्ट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। इवन अगर आप उनको उस सिंगल क्रिस्टल को अकेले अकेले भी बनाने की कोशिश करोगे तो भी इम्परफेक्शंस अराइज हो जाती हैं। तो वही आपकी इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स सॉलिड में प्रेजेंट होती हैं। अब ये इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई भी करती हैं, और कुछ नई प्रॉपर्टीज भी कई बारी इनकी वजह से इंड्यूस हो जाती है सॉलिड के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि है क्या चीज, डेफिनेशन क्या है इसकी। एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। कि किसी भी तरह की डेविएशन आ जाए किसी एक क्रिस्टल में, उसके परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अरेंजमेंट से थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर होते हैं, थोड़ी बहुत भी डेविएशन है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में हमेशा खाली 0 केल्विन पे ही होता है। ये आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, या आप आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, अदरवाइज हायर स्टडीज में। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पॉसिबल है एट 0 केल्विन, ठीक है। तो डिफेक्ट आपके जो अराइज हो रहे हैं वो 2 वजह से हो रहे हैं। एक तो कि वो क्रिस्टल्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, नेचुरली हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो कोई ना कोई चेंजेस आएंगे ही, ठीक है। दूसरे कि आपकी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो क्रिस्टल में, ठीक है। इन 2 वजह से आपका डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर में। अब इनके आगे फर्दर टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। आज मैं उसकी एक आप कह सकते हैं कि ओवरव्यू दे रही हूं, उसके बाद डिटेल में इसको हम कंप्लीटली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, 2 टाइप के डिफेक्ट हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें कि 2 टाइप के डिफेक्ट्स हैं तो वो कौन कौन से हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। ये नाम से ही आपका क्लियर हो रहा होगा कि अगर तो डेविएशन आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, उस पूरे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में किसी एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन या इरेगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसके एक्चुअल आइडियल अरेंजमेंट से डेविएट होते हुए, तब तो वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। व्हेन द डेविएशंस और इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कि किसी एक पॉइंट पे या एटम की जगह पे अगर डेविएशन अराइज हो रही है, इरेगुलरिटी अराइज हो रही है, तो वो पॉइंट डिफेक्ट हुआ, ठीक है, खाली उस जगह पे। लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, नेचुरली आपकी लाइन डिफेक्ट मतलब है कहीं ना कहीं लाइन बन रही होगी। तो डेविएशन अगर आपकी आइडियल अरेंजमेंट से अराइज हो रही है इन द इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, आपको पता है लैटिस पॉइंट मैंने बताया था कि जहां भी एटम प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो पूरी रो में अगर आपकी कहीं ना कहीं डेविएशन आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट। अब ये तो आगे इसको हम लाइन डिफेक्ट को डिसलोकेशंस भी कहते हैं, क्योंकि पूरी इंटायर रो आपकी उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो उसके लिए हमने दूसरा नाम भी दिया हुआ डिसलोकेशन। इसके 2 टाइप्स हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। ये डिटेल में हम फर्दर पढ़ेंगे, अभी आज मैं खाली टाइप्स और सब टाइप्स का ओवरव्यू आपको बता रही हूँ, ठीक है। और पॉइंट डिफेक्ट में आपके टाइप्स 3 टाइप्स के आगे 3 टाइप्स हैं इसकी, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, इंप्योरिटी, ठीक है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। इसमें आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें ये जो नीचे वाले 2 हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पढ़े जाते हैं डिटेल में, ठीक है।
और नॉन स्टोइकियोमेट्री के फर्दर आगे टाइप्स हैं कि या तो मेटल को एक्सेस में किया जाए या मेटल की डेफिशिएंसी की जाए। ठीक है, एक्सेस में करने के लिए भी क्या है कि या तो एनायन की वैकेंसी आप क्रिएट कर दो, राइट, या फिर एक्स्ट्रा कैटायन कर दो। मेटल का एक्सेस का मतलब क्या है कि या तो एनायन कम हो जाए या फिर कैटायन ज्यादा हो जाए, तो एनायन की वैकेंसी कर दी या फिर हमने एक्स्ट्रा कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट्स में एक्स्ट्रा कर दिए। ठीक है, तो ये सारे आपके ओवरव्यू था आपका एक्चुअली डिफेक्ट्स का, कि डिफेक्ट्स का मतलब क्या है कि आपको जो प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। उसमें कोई कैटायन मिसिंग हो, कोई एनायन मिसिंग हो, या एक कैटायन एक एनायन दोनों ही मिसिंग होने चाहिए थे। सपोज करो 8-8, बट दोनों एक मिसिंग हो, 7-7 है, तो भी आपका ऑर्डरली अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई ना कोई दो जगह आपकी खाली होगी, दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड एज डिफेक्ट। तो ये वही सारे आपके टाइप्स हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट की कहीं वैकेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब कि कहीं पे कोई आपकी जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो वॉइड होता है आपका कैटायन, वहां कहीं प्रेजेंट हो जाएगा। दो आगे टाइप्स हैं शॉर्ट की फ्रेंकली में, आपको ये सारा ओवरऑल में आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंप्यूरिटीज और ये ओवरऑल इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स के बारे में। तो ये तो था इसका ओवरव्यू। ठीक है, एंड आई होप आपको अब तक का लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। दिस चैप्टर इज अबाउट टू एंड नाउ। हार्डली 1-2 लेक्चर्स में आपकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, जैसे NaCl के बारे में डिस्कस हुआ था, CHCl के बारे में, ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं कॉम्पिटिटिव, वो भी मैं इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगी। सो कीप वॉचिंग इट, बिकॉज काफी कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी टॉपिक हम स्टडी करेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर. Thank you. How was the lecture today? Hope you have liked it. Please hit the like button, share my videos with your family, friends, even share your views in the comment section box. Subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon to get all the notifications immediately so that you don't miss any important content. So keep watching my channel, my videos. Thank you.